ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आज से 10,000 साल पहले मर गया था और आज से 10,000 साल पहले वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करता था। पूरे कॉन्टिनेंट में उसका दबदबा था और लोग उससे काफी डरा करते थे और उसकी इज्जत करा करते थे। वो बुरों के लिए शैतान और लोगों के लिए मसीहा था। उसके पास एक ऐसी चीज थी जो यूनिवर्स की पावर को होल्ड करती थी, जिसका नाम था जूसियन स्क्रॉल। और उसी जूसियन स्क्रॉल की वजह से लोग हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन उसी फाइट में वो मारा जाता है, लेकिन जूसियन स्क्रॉल उसकी सोल को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और फिर 10,000 साल बाद उसकी सोल एक ऐसे इंसान में जाकर बसती है जो कि अपने सिटी का सबसे बड़ा ट्रैश होता है, जिसे सब लोग ट्रैश मुयून के नाम से जानते हैं। और कोइंसिडेंस की बात तो ये होती है कि उस पर्सन का नाम भी 10,000 साल पहले मुयून ही होता है। तो शुरू करते हैं इस यूनिक फैंटेसी और जर्नी से भरी हुई एक एक्शन सीरीज को, जिसका नाम है सुप्रीम गॉड एम्परर उर्फ वू सेंग शंगडी। ये है एक चाइनीज डोंगुआ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और दौड़ रहे होते हैं। तभी हमें उस सिटी के अंदर एक शानदार स्कूल दिखाया जाता है। अरे ये क्या, बात तो खत्म होनी नहीं थी। ये है हमारे स्कूल के टीचर जिनका नाम है मुयून, जिन्हें अभी अभी बच्चों के हाथ से चौक पड़ी है और अभी ये सोच ही रहे इनके साथ हुआ क्या। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, तुम जो सच में खतरनाक हो, तुमने सीधा उसके माथे पर स्ट्राइक किया। तभी एक एक करके उस सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है। तभी उस टीचर को भी दिखाया जाता है जो खुद में ही बड़बड़ाता है, मुझे किसने बचाया, मैं तो पहले ही मर चुका था। तभी उस पर्सन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में एक जगह कल्टीवेशन पे बैठा होता है, लेकिन वो कल्टीवेशन नहीं कर पाता। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और कहता है, अब क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काम नहीं कर रही तो अब तुम्हें हम हेरिटेज ब्रांच में भेज देंगे बेयून सिटी में और तुम वहीं पर रहोगे। फिर हमें उसे बेयून सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ बच्चे बुली करते हैं और उसे ट्रैश कहने लगते हैं। तभी वो उनसे लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तभी वो अपने उस पास्ट से बाहर निकलता है। तभी एक दूसरा पास्ट दिखाया जाता है। तभी पास्ट में वो इंसान आंखें खोलता है। तभी नरेटर कहता है, 10,000 साल पहले यहाँ पर मुयून किंग राज किया करते थे, जिनके पास जूसियन स्क्रॉल था। वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे, कोई भी उनके आगे का डिसओबे नहीं करता था। वो मौत और जीवन से परे थे। तभी हमें ओल्ड किंग मुयून को दिखाया जाता है। तभी नरेटर आगे कहता है, लेकिन फिर भी कुछ बुरे लोग थे जो चाहते थे कि उनके पास भी जूसियन स्क्रॉल की पावर हो, लेकिन मुयून जूसियन स्क्रॉल को बुरे लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था। इसीलिए उसने खुद को खत्म कर दिया और बुरे लोगों के साथ खुद भी मर गया। लेकिन मरने से पहले उसकी रिमेनेंट सोल जूसियन स्क्रॉल में बच जाती है और वो उठने का इंतजार करती है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन अपनी आंखें खोलता है। तभी वो उस पास से बाहर निकल के सोचने लगता है, मैं इस बॉडी में कैसे आया, मैं तो बहुत समय पहले ही मर चुका था और ये क्या चीज है। अपने उस पास्ट की वजह से उसके सर पर दर्द हो रही थी। तभी वो वहाँ पे उन स्क्रोल्स को टेबल पे ठीक करने लगता। तभी बच्चे उसमें चौक मारने लगते हैं, लेकिन मुयून उनके हर एक हमले से आसानी से बच रहा होता है। तभी मुयून सोचने लगता है, कोई स्क्रोल को ऐसे कैसे रख सकता है। तभी मुयून उस पर्सन की बॉडी से बात करने लगता है, अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक ही है, अब तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी मुयून के डिसाइपल को दिखाया जाता है। तभी मुयून का डिसाइपल मुयून से कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो चुके। तभी मुयून उन सभी को गुस्से से चुप रहने को कहता है। तभी मुयून उनसे सवाल पूछता है, लेकिन कोई भी मुयून को उसका जवाब नहीं देता। तभी मुयून बोलता है, क्या तुम तियानजू को जानते हो और क्या तुम लोग अभी भी 3000 वर्ड के बारे में केयर करते हो। तभी स्टूडेंट जिसका नाम मोयांग होता है वो कहता है, क्वेंग तियानजून आज से 10,000 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। तभी मुयून भी सोचने लगता है, क्या 10,000 साल बीत चुके हैं। तभी वो पर्सन कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्जिस्ट करते थे या शायद करते होंगे। तभी मुयून सोचने लगता है, उन एशियन चीजों के लिए तो ये वर्ल्ड में सिर्फ एक पलक झपकाने के बराबर ही है। तभी मुयून के डिसेबल मुयून पर चौक मारने लगते हैं, लेकिन मुयून पे चौक नहीं लगती। तभी मुयून उस बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा वीक होती है। तभी मुयून सोचने लगता है, ये लड़का इतना ज्यादा कमजोर है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि इसके स्टूडेंट इसकी कोई भी केयर नहीं करते थे। तभी मुयून कहता है, हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की उठी है। तभी वो मुयून से एक अल्केमी का सवाल पूछती है। तभी वो मुयून से पूछते हुए कहती है, बच्चे ये नहीं समझते, लेकिन आप डेड ग्रास को क्यों ऐड करते हो परफेक्ट बनाने के लिए। तभी मुयून सोचता है, अल्केमी, लेकिन ये तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी मुयून उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लार्क, इपिन, डेड ग्रास, शिप और उमेसिव फ्रेग्रेंस को अगर हम एक साथ बॉयल करते हैं मेडिकल प्लांट के साथ। तभी मुयून उस लड़की से आगे कहता है, लार्क एक स्पिरिचुअल फ्लावर है और गेनिन को सिंथेसाइज करने की जरूरत होती है, लेकिन इपिन फ्लावर की प्रॉपर्टीज लार्क की प्रॉपर्टीज को इन्फेक्ट करेंगी, लेकिन इपिन फ्लावर का रूट रिफ्लेक्ट करेगा लार्क की प्रॉपर्टीज को, और जिसके वजह से डेड ग्रास अपना थोड़ा सा टेस्ट मेडिसिनल प्लांट के साथ शेयर कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, लार्क फ्लावर नेचुरलनेस के साथ पैदा होता है और इसमें बहुत ही तेज वाइटलिटी होती है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते तो एक परफेक्ट लार्क और ऑस्मोसिस रूट बन सकती है, जिससे वेलिंगडन की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तभी मुइन उस लड़की से कहता
कहता है, सुंदर लड़की, क्या मैं सही हूँ? ये बात सुनकर वहाँ पर सभी हैरान होते हैं और वो लड़की भी हैरान होती है और बैठ जाती है। तभी वो लड़की सोचने लगती है, इस बात का आंसर मुझे पहले से आता था, क्योंकि डेड ग्रास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है स्पिरिचुअलिस्टिक लार्क और ऑस्मोसिस रूट के साथ, क्योंकि डेड ग्रास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है स्पिरिचुअल लार्क और ऑस्मोसिस रूट के साथ। तभी वो सोचने लगते हैं, कुछ 2 स्टार अल्केमिस्ट के पास भी इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन उस लड़की को अभी भी मुइन की काबिलियत पर शक हो रहा होता है। तभी वो सोचने लगते हैं, डी जिंगडेन भी एक ऐसी पिल है जिसका हाई सक्सेस रेट हमेशा ही होता है, लेकिन मुझे लगता है इस मुइन को उस बारे में भी पता नहीं होगा, तो मैं इसे यही पूछती हूँ। तभी ये लड़की मुइन से कहती है, मेरा अभी भी आपसे क्वेश्चन है, आप बुरा मत मानना मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन टीचर ने जू लिंगडेन के बारे में तो सुना ही होगा। तभी उसका जवाब देते हुए मुइन कहता है, जू लिंगडेन ये तो सबसे बेसिक पिल है ना एल्केमी के लिए। तभी मुइन उस लड़की को अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी पीछे स्टूडेंट्स भी बात करने लगते हैं, बेंगू सिटी में एक से ज्यादा ऐसा इंसान नहीं है जो कि जू लिंगडेन मेडिसिन को बना सकता है। तभी ये लड़की मुइन से अपना क्वेश्चन पूछने लगती है। वो कहती है, जू लिंगडेन के लिए एक गैंड्रोनमा चाहिए होता है और एक आयरन लीफ, और उसके साथ में ही एक ब्लू वॉल्फ बीस्ट भी चाहिए होता है जो कि एक लो लेवल का होता है, और उसके साथ ही कुछ मेडिसिनल हर्ब हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं जिससे हम उसे सक्सेसफुली बना सकते हैं। तभी ये लड़की मुइन से कहती है, बाकी के 3 एलिमेंट तो ठीक है हमें ऐड करने चाहिए, लेकिन हमें वोल्फ डेमन को क्यों ऐड करना चाहिए इसमें? तभी मुइन अपना गुस्से में हाथ टेबल पे पटकता है और कहता है, किस टीचर ने तुमसे ये बात बताई है? तभी मुइन उनसे कहता है, ब्लू वोल्फ भले ही इन तीनों मेडिसिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारी वाइटलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को टॉर्चर करता है, जिससे आपकी अल्केमी के लिए लो सक्सेस रेट हो जाती है। तभी मुइन गुस्से से कहता है, इस मेथड को किस बेवकूफ ने ढूंढा है? तभी वहाँ से मुइन का एक डिसाइपल उठता है जिसका नाम मोयांग होता है और कहता है, बेवकूफ, ये रेसिपी पहली जनरेशन के द्वारा बनाई गई है। तभी वहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी मुइन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये टियानुन की रेसिपी है और ये हमारे मेन लैंड में काफी ज्यादा फेमस है। तभी जिस लड़की ने मुइन से सवाल पूछा था वो सोचने लगती, ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे इसी तरह से एक्सप्लेन किया था। तभी वो लड़की हैरान होती है कि मुइन ने उसके दोनों सवालों का जवाब जान दिया। तभी वो कहती है कि चलो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तभी मुइन उनसे कहता है, ठीक है, उन 3 इंग्रेडिएंट के साथ तुम वाइंड वॉल्फ को यूज करना। तभी वहाँ पे वो डिसाइपल जिसका नाम मोयांग होता है फिर से बोलता है, वाइंड वॉल्फ, तुम क्या बेवकूफ हो? वाइंड वॉल्फ तो सबसे लोएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर मुइन के सभी डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और मुइन पर हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पर सोचने लगती है, मैं तो सिर्फ मुइन जो फेमस टीचर है उससे थोड़ा बहुत मजाक करना चाहती, लेकिन इसने तो सभी क्वेश्चन सही दिया। तभी बाहर से दरवाजा खुलता है और एक आदमी एंटर होता है। तभी वो अंदर आते ही सबसे पहले मुइन से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम वाइंड वुल्फ के ऊपर रिलाई कर सकते हो ब्लू वुल्फ को रिप्लेस करने के बाद? तभी मुइन कहता है, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। तभी वो आदमी अंदर आता है और मुइन से कहता है, तो ठीक है, बताओ कि हम इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और जू लिंगडेन की सक्सेस को भी। तभी मुइन उस आदमी से कहने लगता है, क्या तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी बेसिक अल्केमिस्ट के बारे में नहीं जानते? तभी मुइन कहता है, ऐसा लगता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अल्केमिस्ट बढ़ने के जगह वो तो और पीछे जाते जा रहे हैं। तभी उसके साथ जो आदमी आए होता है वो कहता है, मुइन तुम बकवास मत करो, तुम जानते हो ये कौन है? तभी वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को रोक देता है। तभी मुइन भी उस आदमी को देखने लगता है और सोचता है, ये ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं लगता। तभी वो आदमी मुइन से पूछता है, वाइंड वुल्फ डेमन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन 3 मेन ड्रग को न्यूट्रलाइज कर सके वाइंड डेमन बोल्ट के साथ, इससे मेडिसिन खराब भी हो सकती है। तभी मुइन कहता है, तो क्या ये बाकी इंग्रेडिएंट के साथ तो पॉसिबल हो सकती है? तभी वो आदमी मुइन से पूछता है, कौन से इंग्रेडिएंट? तभी मुइन कहता है, पर्पल जेड फ्रूट। तभी वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं, वो आदमी भी हैरान होता है और कहता है, पर्पल जेड ये स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हम इसे ऐड कर सकते हैं। सही कहा तुमने। तभी सोच लगता है, वाइंड वुल्फ के पास बहुत कम स्पिरिचुअल लेवल होता है, लेकिन हाँ, अगर हम उसे पर्पल जेड के साथ ऐड करते हैं तो हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तुमने सही कहा। तभी मुइन कहता है, नहीं, पर्पल जेड की एक और खासियत है, वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंट को जब आप फ्रीज होते हैं। तभी ये बात सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है और ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ रहा है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है मुइन से। तभी सोचने लगता है, अब हम वाइंड वोल्फ डेमन को रिप्लेस कर सकते हैं ब्लू वोल्फ डेमन के साथ, और इसकी लो स्पिरिचुअल पावर को इंग्रेडिएंट करने के लिए हम पर्पल जेड को उसके साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे मेडिसिन की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ सकती है। तभी वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर मुइन से कहता है, ये आइडिया ये काफी ज्यादा बेहतर है, इससे हमारा मेडिसिन को रिफाइन करने का सक्सेस बढ़ जाता है। आदमी को देखते जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम मिस्टर मोवेन है, क्या मैं जूनियर का नाम जान सकता हूँ? जिसका नाम सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई हैरान होते हैं और मुइन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम मुइन है। उसके बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पे हैरान होते हैं मुइन का कॉन्फिडेंस देखे, और प्रिंसिपल सोचने लगता है, अगर मिस्टर मोवेन ये चीज नहीं पूछते तो उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, और आज मुइन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अलग क्यों दिख रही है। और वो सोचने लगता है, और यहाँ पर तो मिस्टर मोवेन ने पहले उसे उसका नाम पूछा, जो कि हैरानी की बात है। तभी हमें मुइन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होता है और बड़ी मुश्किल से अपने स्टूडेंट्स को
पढ़ा पा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोयुन जो ग्रास बाहर निकालता है उसकी डिसाइपल ये कहती है कि आपने गलत ग्रास बाहर निकाल दी, जो कि उसकी तरह सेम दिखती है, जिसकी बात सुनने के बाद सारी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। वहीं पर प्रिंसिपल भी ये चीज देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आज वो मोयुन की परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस देख के काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद क्लास में भी बात होने लगती है। एक डिसाइपल कहता है, ये तो मिस्टर मोवेन है, ये तो डेप्यूटी डीन है ना नैन्यून एकेडमी की, और ये तो हमारी पूरी एम्पायर में बहुत बड़ी एकेडमी है। जिसके बाद दूसरे डिसाइपल्स भी बात करने लगते हैं, क्या ये वही फेमस ए स्टार अल्केमिस्ट है? और तुम्हें क्या एक बार पता है इंपीरियल रॉयल फैमिली भी रिस्पेक्ट करती है मिस्टर मोवेन की। और ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और ये भी बात करने लगते हैं कि 11 साल पहले नैन्यून एम्पायर पे एक हमला हुआ था, जहाँ पर मिस्टर मोवेन ने ह्यू यूडान नाम की एक मेडिसिन को खोजा था। जिसके बाद नैन्यून एम्पायर के वॉरियर्स की कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और वो उस बैटल को जीत गए थे। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि पूरी नैन्यून एम्पायर में मिस्टर मोवेन का काफी ज्यादा नाम है और ये एक ए स्टार अल्केमिस्ट भी है। हमें उनके यहाँ पे प्रसिद्धि के बारे में पता लगता है और मोयुन ने उनके सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे दिया, हमें इस बात से हैरानी है। ऐसी सभी क्लासों में बात आपस में होने लगती है। जिसके बाद मास्टर मोवेन मोयुन से कहते हैं, विंड वॉल पील और पर्पल जेड फ्रूट हर जगह पाई जाती है और अगर तुमने उसको ठीक से बना दिया तो नैन्यून एम्पायर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद मोयुन भी कहता है, ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद मोवेन कहने लगता है, पील वर्म की प्रैक्टिशनर को मदद कर सकती है 9th लेवल को पेनिट्रेट करने में, ताकि वो लेवल ऑफ थिकनिंग में पहुंच सके और हम उसकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं व्हाइट सिल्क ग्रास के साथ मिलाकर, और साथ में एल्वाइट को भी उसके साथ छोटे अमाउंट में मिलाना होगा। लेकिन इससे एक मुश्किल बात यह है कि जो अगले रिलम में भी उसे एक कदम आगे होगा, उसके बॉन्ड पर भी ये डार्क बॉन्ड छोड़ देती है। जिसके बाद मोयुन उसे कहता है, तो यांगलिंग का ब्लड उसे बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करो। जिसके बाद मोवेन भी हैरानी से सोचने लगता है, यांगलिंग ब्लड, इसके ब्लड में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अगर तुम्हें टफनेस बनानी है व्हाइट सिल्क ग्रास की तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मोयुन की तारीफ करते हुए कहने लगता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन मुझे एक और दिक्कत है जो तुम्हें इस बूढ़े आदमी को एडवाइस देनी होगी। और वो मोयुन के सामने झुकते हुए कहता है, ब्लड पिल की पावर को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद मोयुन कहता है, ब्लड ग्रास रूट को इस्तेमाल करो। जिसके बाद मोवेन थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहता है, लेकिन हमें ब्लड ग्रास की रूट कहाँ से मिलेगी। जिसके बाद मोयुन एक स्क्रोल खोलता है और वहाँ से एक लाल कलर का हार्ट बाहर निकलता है। जिसके बाद मोयुन कहता है, अगर तुम्हें ब्लड प्लांट ग्रास नहीं मिल रहा है तो तुम ब्लड एनिमल का हार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और हार्ट फ्रूट को भी खा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट सेम रहेगा। ये बात सुनने के बाद क्लास में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर मोवेन भी हैरान होते हुए कहते हैं, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम्हारी हर्बल नॉलेज काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। लेकिन मुझे साथ में इस बात की हैरानी है कि तुम एक छोटी सी बैनुन एकेडमी में एक टीचर हो, ये भी सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। खैर लिटिल ब्रदर मू, इस बूढ़े आदमी को अभी भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जिसके बाद मोयुन बाहर देखता है और वो अपना सामान समेटते हुए कहने लगता है, तो आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरा घर जाने का समय हो चुका है तो मैं घर जा रहा हूँ। जिसके बाद प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से मोयुन से कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने रूडली इनसे बात कैसे कर सकते हो, बहुत ही कम किसी से ऐसे पूछते हैं। जिसके बाद मास्टर मोवेन उसे आग दिखाते हैं और वो चुप हो जाता है। जिसके बाद मास्टर मू हाथ जोड़ते हुए मोयुन से कहते हैं, आप इनकी बात का बुरा ना माने, लेकिन मैं क्या आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपके पहले आपके साथ आ सकता हूँ प्लीज। जिसके बाद मोयुन पीछे प्रिंसिपल को देखता है जो कि सर हिलाने लगता है। तभी मोयुन भी कहता है, ठीक है आप आ सकते हो अगर आप आना चाहते हैं। जिसके बाद मोयुन और मास्टर मोवेन वहाँ से जाने लगते हैं और उनको जाते हुए प्रिंसिपल भी देखने लगता है और सोचने लगता है, ये छोटा लड़का आज हमें मरवा के रहेगा, ये आज अपने दिमाग से क्यों काम नहीं कर रहा है। और वो सोचने लगता है, अगर मोयुन ने आज मास्टर मोवेन को ऑफेंड किया तो उसे जरूर पनिश करेगा। जिसके बाद वो सभी पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और मोयुन की क्लास में सभी लोग हैरान होते हैं और मोयांग कहता है, क्या ये हमारा वही स्टूपिड ट्रैश टीचर नहीं है। जिसके बाद हमें मोयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसका पैलेस काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है और वहाँ पे छोटे छोटे लोटस भी होते हैं। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, मिस्टर मू, कुछ पेरेंट्स और बड़े एल्डर फैमिली के आपका इंतजार कर रहे हैं लिविंग रूम में। जिसके बाद मोयुन सोचता है, ये तो मोक्यान है। जिसके बाद हमें पुराने मोयुन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई अपनी सैलरी के लाइन में खड़ा हो रहा होता है और वो आदमी जो मोक्यान होता है वहाँ पर बैठ रहा होता है और कहने लगता है, अच्छा तो तुम सबको आज पैसा चाहिए खाने के लिए। और वो बात करते करते अपनी बढ़ाई करते करते सभी को पैसा देने लगता है। फिर मोयुन भी अपनी सैलरी के लिए वहाँ पर आने लगता है और मोयुन घबराते हुए उससे कहने लगता है, चीफ मेरी इस मंथ की सैलरी। जिसके बाद वो मोयुन से कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी में हमेशा की तरह इस बार भी सेव कर रहा हूँ। और वो मोयुन को पैसे दिए बिना वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मोयुन, मास्टर मोवेन और प्रिंसिपल को अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी मूसियन उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद मोयुन कहता है, क्या बात है। जिसके बाद वो घमंड से कहने लगता है, क्या बात है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है। हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एल्डर के साथ ताकि वो तुम्हारी मैरिज के बारे में डिस्कस कर सके और वो तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि तुम मैरिज का डेट डिसाइड कर सको। और ऐसे
मैटर भी मुझे ही हैंडल करने होते हैं। सच में ये काफी ज्यादा ट्रबल से भरा हुआ है। जिसके बाद वो गुस्से से मुयून से कहने लगता है, अबे तुझे सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी अंदर जा। जिसके बाद मास्टर मोवैन को भी गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार मुयून भी यहाँ का यंग मास्टर है और एक सर्वेंट जो कि उसे काफी ज्यादा नीचे है, उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है उसे इस तरह से बात करने की। जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें कहने लगता है, सर आप ये बात नहीं जानते। जिसके बाद मुयून कहता है, तुम्हारा सिर्फ लेवल 1 है हार्डिंग रिज्म पर और तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, और आगे जाकर उसके मुंह पर एक चाटा मार देता है। जिसके बाद वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिसके बाद मुयून उसे एक और पंच मारता है और कहने लगता है, तुम एक बात याद रखना, मैं इस फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तुम एक सिर्फ सर्वेंट हो। अगर तुमने मुझे अगली बारी ऐसे रोकने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुम्हें पंच नहीं मारूंगा। जिसके बाद मुयून उन दोनों के साथ ही पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है, इस बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं इसी तरह से। जिसके बाद पीछे प्रिंसिपल भी मास्टर मोवैन से बोलने लगते हैं, मुयून हमेशा से अलग था, इसे हर कोई डांट के चला जाता था लेकिन कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन आज ये कुछ अलग लग रहा है। जिसके बाद मास्टर मोवैन भी कहने लगता है, कुछ ऐसे लोग जो कि हार्डनिंग रिज्म तक में भी नहीं पहुंच पाते इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, और तुम्हें मुयून जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम मुयून को देखते हैं जो उन तीनों के साथ एक जगह रुक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि चाय के प्याले पी रहे होते। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है, हेड ऑफ द किंग फैमिली, असल में मेरा बेटा जूनियर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, तो जब आप उसे मिले हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसे मिलने के बाद। जिसके बाद वो किंग फैमिली के हेड भी कहने लगते हैं, चेयरमैन मुंह, आप मजाक कर रहे हो सकता है कि मुयून खुद में ही रहने वाला इंसान, लेकिन मेरी डॉटर याओन्यून आप इसके बारे में भी जानते हो और इस बार ये बात आप भी जानते हो, हम दो फैमिली किन और मू फैमिली के बीच जो ये मैरिज होने वाली है कितनी ज्यादा जरूरी है और हमारे इसके पीछे क्या मोटिव था कि बैंक फैमिली और शी फैमिली के लोग हमसे उलझने की हिम्मत भी ना करें। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलकर मुयून अंदर आता है और कहने लगता है, पिताजी मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद मू फैमिली के हेड कहने लगते हैं, मुयून इनसे मिलो, यह है किन फैमिली के हेड और ये है किन फैमिली चेयरमैन किन और मिस किन। जिसके बाद मुयून वहाँ पर रुक जाता है और उस औरत को एक बार ही देखने लगता है और सोचता है हो सकता है उसने ये मास्क इसलिए पहना हो क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और अनमैच्ड ब्यूटी हो, लेकिन फिर मैं उसका पूरा चेहरा भी तो नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है वो इस बात से चिंतित हो कि वो अच्छी नहीं दिखती और असल में वो बुरी दिखती हो। तभी मुयून आगे जाता है और कहने लगता है, पिताजी आप मुझे क्यों खोज रहे थे। जिसके बाद मास्टर मुंह सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं, तो अब जब सब यहाँ पर है तो मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमारी मू फैमिली और किंग फैमिली के बीच एक शादी होने वाली है और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली को चुना है। तो तभी मुयून कहता है, मैं मना करता हूँ, तो मैं मना करता हूँ। तभी मुयून कहता है। जिसके बाद एक पर्सन गुस्से से होता है, ये क्या बकवास है। जिसके बाद मुयून उस इंसान को देखते हुए सोचता है, मू फेंगजुन, और उसका पाय दिखाया जाता है जहाँ पर दो इंसान उसे मिलकर मार रहे होते हैं। ग्रैंडफादर ने कहा था हमें एक रिटर्न मिलेगा इस इंसान को हराने के बाद, और वो मुयून को मान लेता है और कहने लगता है, मुयून जल्दी भोगो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो इंसान गुस्से से कहने लगता है, मुयून तुम्हें क्या पता मिस क्वीन एक एंजल की तरह दिखती है और वो तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात नहीं होती वो सिर्फ इसीलिए तुमसे शादी कर रही है क्योंकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन है। और चेयरमैन तुम्हारे लिए इस शादी का कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। एल्डर मैं बहरा नहीं हूँ, क्या आप अपनी आवाज को थोड़ा सा कम कर सकते हो। मुयून कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मिस क्वीन ब्यूटीफुल और मैं ये बात भी मानता हूँ मैं इस फैमिली का ट्रेजर हूँ, तो क्यों ना आप इसकी शादी मूशिया से करा दे, वो तो आपका फेवरेट चाइल्ड है ना, और ये दोनों साथ में सूटेबल लगेंगे। जिसके बाद उसके पास मुयून का जवाब सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं होता और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी सीट की तरफ चला जाता है। जिसके बाद एक और एल्डर चिल्लाता है, मुयून तुम हमारी फैमिली का हिस्सा सालों से हो, लेकिन तुमने फैमिली के लिए क्या ही क्या है और क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर हम तुम्हें बैठ के खिलाए। तभी मुयून हंसे हुए गए, मुयून वो मुझसे ज्यादा हमेशा खाते हैं और क्या वो मुझसे बेहतर है, उन्होंने तो आज तक फैमिली के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जिसके बाद उसकी भी बोलती बंद हो जाती है और वो बूढ़ा फिर से बोलता है, क्या तुम खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो, वो फ्यूचर में मू फैमिली के पिलर बनेंगे और तुम क्या बनोगे फैमिली के लिए। तभी बाहर चिल्लाने की आवाज आती है, एल्डर हेड ऑफ द फैमिली सेकंड एल्डर, मुझे माफ करना मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब किया। लासोई तो बाहर गया था और वो मुयून को बुला रहा था जैसा कि एल्डर्स ने कहा था कि मुयून को बुलाना और अंदर भेजना, लेकिन इस मुयून ने मुझे दो बार मारा और मैं भीख मांगता हूँ हेड ऑफ द फैमिली एल्डर और सेकंड एल्डर आपसे, ताकि आप मुझे जस्टिस दिला सकूं। जिसके बाद एक एल्डर गुस्से से उठता है और कहता है, मुयून अब बहुत हो गया, ये हमारे घर में पिछले 20 साल से भी ज्यादा नौकर है और तुमने इसे मारने की हिम्मत भी कैसे की, और ये हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा रॉयल है। और वो मुयून के सामने उंगली करता है। मुयून कहता है, उसे क्यों मारा। एक नौकर होने के बावजूद भी वो अपने यंग मास्टर पर चिल्लाता है और आप पूछ रहे हो मैंने उसे क्यों मारा, क्या मैं इस चीज पर बहस भी करनी चाहिए। जिसके बाद एल्डर गुस्से में कहने लगते हैं, चुप करो, क्या तुम यहाँ पर फैमिली से विद्रोह करना चाहते हो। एक ईमानदार सर्वेंट जो हमारे लिए पूरी तरह से निष्ठावान है, तुमने उसे मारने की कोशिश की और तुम यहाँ पर आकर पूरी फैमिली लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या तुम्हें ये चीज नहीं पता और क्या तुम फैमिली में विद्रोह करना चाहते हो। जिसके बाद मुयून कहता है, फैमिली लो, तो क्या तुम फैमिली लॉज मुझ पर थोपना चाहते हो ताकि मैं मैरिड हो जाऊं फोर्सफुली। जिसके बाद मुयून हाथ जोड़ते हुए अपने पिता से कहता है, फादर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस मैरिज के लिए तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिसके बाद वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद
एल्डर वहाँ पर गुस्से में उठता है और कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं भी करनी होगी फिर भी तुम्हें शादी करनी ही होगी, और वो अपना हाथ उठाकर मुइन को मारने वाला ही होता है। तभी मुइन कहता है अच्छा तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, और मुइन तभी आवाज देता है प्रेसिडेंट लू, कोई आपके एकेडमिक इंस्ट्रक्टर को बैनियन कॉलेज के मारना चाहता है, जल्दी अंदर आइए। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल लू और मोवेन को दिखा जाता है। तभी मोवेन इशारा करते हैं और प्रिंसिपल मू भी अंदर चले जाते हैं। तभी वो अंदर जाते ही सबसे पहले किन फैमिली और मू फैमिली के हेड को ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं बहुत समय हो गया आपको देखे हुए। जिसके बाद वो एल्डर भी वहीं पर रुक जाते हैं और अपना हाथ नीचे कर देते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल कहने लगते हैं मैं माफी चाहूंगा, मैं बिन बुलाए यहाँ पर आ गया। जिसके बाद वो एल्डर भी विनम्र होते हुए कहने लगता है प्रेसिडेंट लो प्लीज अंदर आइए। जिसके बाद प्रिंसिपल अंदर जाते हुए चुपके से मोइन के कान के पास कहता है अबे छोटे लड़के अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुमने मुझे इसमें क्यों घसीटा, और वो आगे चले जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल एक चेयर के बाद जाकर मास्टर मू को बैठने को कहते हैं, लेकिन मास्टर मोवेन उसे मना करके वहीं पर उसे बिठा देते हैं और खुद खड़े रहते हैं। जिसके बाद वो एल्डर प्रिंसिपल लो की चापलूसी करते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज आप यहाँ पे आओगे, क्या मैं आपकी कुछ सेवा करूँ। जिसके बाद प्रिंसिपल लो कहने लगते हैं वैसे भी मास्टर मू हमारे एकेडमी के इंस्ट्रक्टर है तो हमारा ये फर्ज तो बनता ही है कि हम आए और उन्हें देखें। जिसके बाद वो एल्डर अपनी चाल चलते हुए कहता है प्रेसिडेंट लो आप बिल्कुल सही समय पे आए, ये मूवी हमारी फैमिली के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, मना कर रहा है हमारी फैमिली अरेंजमेंट के लिए, और साथ में आज इसने हमारे एक फैमिली के सर्वेंट को मारा, अब आप भी इसे समझा सकते हो। जिसके बाद प्रिंसिपल लो भी अपने मन में सोचने लगते हैं इसे समझा सकता, अबे तुम क्या पागल हो गए और तुम क्या मुझे फंसाना चाहते हो। ये बच्चा अब मास्टर मोवेन का फेवरेट हो चुका है, हो सकता है फ्यूचर में उसे अपने साथ ले जाए। जिसके बाद वो फीकी हंसी हंसते हुए कहता है नहीं ये सब तो उन पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों की शादी किसे कराना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं या नहीं, इसमें आप मुझे क्यों घसीट रहे हो। जिसके बाद वो पेट्रियट मुंह से कहते हैं आपने यही कहा था पेट्रियट मुंह है ना। तभी पेट्रियट मुंह कहते हैं आपने सही कहा। जिसके बाद वो दूसरा एल्डर भी कहने लगता है पेट्रियट ये गलत है। और गाइस जिन लोगों को नहीं पता पेट्रियट का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली, और जहाँ पर भी पेट्रियट का मतलब आएगा यानी कि उसकी हाईएस्ट पोजीशन है या तो फैमिली में या तो कहीं एकेडमी में, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई। और वो तभी पेट्रियट मुंह से कहने लगता है इन पिछले 10 साल में मुयुन ने हमारी फैमिली के लिए क्या ही क्या है, और वैसे भी अगर इस बारी किन और मू फैमिली एक साथ मिल जाती है कंप्लीट फोर्स बना देती है तो हम अगले 2 से लड़ सकते हैं। और आपको नहीं लगता हमारी फैमिली ने एक बेस्ट को पैदा किया है, मतलब इसने फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट ही किया है और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर ये पीछे हटना चाहता है। उसके अलावा हमारे घर के एक नौकर को मान रहा जिसने फैमिली के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या ये बात सही है। जिसके बाद पेट्रियट मू भी कुछ सोचने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल लू और मास्टर मोवेन को दिखाया जाता है। तभी मास्टर मू कहता है ये चीज किसी एल्डर के मुंह से सुनना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक घर का नौकर होने के बावजूद भी वो मुयुन पर चिल्लाता है। उसके बाद में मुयुन ने उसे सिर्फ 2 चांटे मारे, ये तो मैं उसकी विनम्रता ही कहूंगा। और तुम एक फैमिली के एल्डर होने के बावजूद भी सारा ब्लेम मुयुन पर डाल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो भी खास करके बिना मुयुन को पूछे कि वो सही है या गलत। इस सच में काफी ज्यादा घटिया बात। जिसके बाद वो भी कहने लगता है बूढ़े आदमी तुम्हें इस चीज से क्या लेना है, ये हमारी मू फैमिली की प्रॉब्लम। जिसके बाद मास्टर मोवेन कहते हैं इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं, ये तो बस इतना है कि ये बूढ़ा आदमी मास्टर मू का गेट है और कोर्टयार्ड में हमें लेने के लिए कोई नहीं है। क्या यही तुम्हारी बड़ी फैमिली का गेट को ट्रीट करने का तरीका है। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है गेस्ट प्रेसिडेंट लू यहाँ के गेस्ट है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन। और उन्होंने भी इतने घमंड से हमारी मू फैमिली के मैटर में बात करने की हिम्मत नहीं की, और तुम निकल जाओ मेरे सेपियड हाउस से एक बारी में ही। तभी प्रेसिडेंट लू गुस्से में उठते और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद सेकंड एल्डर करने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट लू वो बूढ़ा आदमी। जिसके बाद वो कहते हैं मू फैंकिंग तुम सच में एक घटिया आदमी हो, तुम जानते भी हो मास्टर मोवेन कौन है। मास्टर मोवेन को यहाँ पर मास्टर मुयुन ने गेस्ट के तौर पर बुलाया है और तुम उनसे इस तरह से बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और मास्टर मोवेन का नाम सुनते ही वहाँ पर सभी के तोते उड़ जाते हैं और पेट्रियट भी मास्टर मोवेन ग्रीट करते हुए कहते हैं मास्टर मोवेन। जिसके बाद उस आदमी के भी मास्टर मोवेन का नाम सुनते ही तोते उड़ जाते हैं और वो वहीं पे अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगने लगता है और कहने लगता है मास्टर मोवेन मुझे नहीं पता था कि ये आप हो, प्लीज आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। जिसके बाद मास्टर मोवेन कहने लगते हैं मुझे किसी की बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं यहाँ पर मास्टर मुयुन का गेस्ट बन के आया हूँ और ब्रदर मुयुन के साथ ही मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ब्रदर मुयुन के साथ आया हूँ तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम उनसे कह सकते हो। जिसके बाद आदमी मुयुन के पैर के पास जाकर मुयुन से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है प्लीज उनसे कहो ना सेकंड ग्रैंडफादर को माफ कर दे। जिसके बाद मुयुन उसे पीछे हटाते हुए कहता है अगर आज यहाँ पर मास्टर मू नहीं होते तो तुम मेरे साथ क्या करते। और तभी मुयुन अपने फादर से कहता है फादर अब मेरा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे खुद चुनना चाहता और मैं ये चीज आपको बाद में बताऊंगा और मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तभी मुयुन वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद मास्टर मोवेन भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाने से पहले प्रेसिडेंट लू भी कहने लगते हैं तुमने यहाँ पर जब मास्टर मोवेन की बेइज्जती की है तो मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि मेरी बैनियन एकेडमी में तुम्हारी सेकंड एल्डर का कोई भी बच्चा ना आए, और ये बात मैं खुद इंश्योर करूंगा मेरी बैनियन एकेडमी में सेकंड एल्डर का कोई भी बच्चा ना आए। और वो भी वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर गिरकर बैठ जाता है और गुस्से में दांत देते हुए कहता है मुयुन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहाँ से प्रिंसिपल को जाते वक्त देखते हैं। तभी मास्टर किन से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर किन कहने लगते हैं नहीं मास्टर मू आपको माफी
माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यानियर जब से छोटी है वो तब से बीमार है और मुझे लगता है कि 20 साल से ज्यादा वो नहीं जी पाएगी अपनी इस बीमारी कारण। इसीलिए मैं सोच रहा था अगर तब तक शादी हो जाती और वो वहीं पर रुक जाते। जिसके बाद मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि चेयरमैन मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता था आज मोबेन हमारी फैमिली में आने वाले हैं और आज वैसे भी जूनियर भी थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आज जरूर रात को मुयुन से बात करूंगा और मुझे भरोसा है वो इस शादी के लिए जरूर मान जाएगा। जिसके बाद किन फैमिली के चेयरमैन कहने लगते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद मास्टर मुंह भी उनसे माफी मांगने लगते हैं आज के बिहेवियर के लिए। जिसके बाद मास्टर किन भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं किन फैमिली के सारे एल्डर और गार्ड वहाँ से चले गए हैं। तभी बाहर किन वेंगी उनसे कहती है ग्रैंडफादर मैंने सुना था और अंकल मुंह भी ये कह रहे थे कि मुयुन तो पूरी तरह से यूजलेस है, लेकिन आज जो हमने देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुयुन सच में काफी ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद दो भी कहने लगते हैं हमेशा ही अफवाह पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हमेशा वो सही नहीं होती है। और आज हम सब ने देखा है वो किस तरह से सभी से वहाँ पर उस हॉल में लड़ गया था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था वो ट्रैश है। और जितने भी रूमर उसके बारे में इस बेनियन सिटी में है वो मुझे लगता है कि वो सब कुछ फॉल्स है और मुझे नहीं लगता कि मास्टर मोबेन किसी ट्रैश से इतनी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जिसके बाद किन मैंग्यू भी कहने लगती है लेकिन तब क्या हुआ, मुयुन की रेपुटेशन बेनियन सिटी में इतनी बुरी क्यों है। जिसके बाद वो किन मैंग्यू को बताने लगते हैं मुयुन का जन्म असल में एक इंपीरियल कैपिटल मैरिज के कारण हुआ था और वैसे भी अपने पिता का असली सन है। आज का इवेंट शो करता है कि उसने खुद को आज तक नहीं दिखाया था। जिसके बाद वो आगे कहते हैं अगर तुम्हारी शादी किसी तरह से मुयुन से हो जाती है तो मुझे लगता है कि मास्टर मोबेन तुम्हारी उस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और मुझे आशा है कि चेयरमैन मु आज मुयुन को मना ले। जिसके बाद क्वीन मैंग्यू भी सोचने लगती है सिर्फ अब 1 साल बच चुका है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल मास्टर मोबेन और मुयुन को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर मोबेन मुयुन से पूछते हैं भाई आपने कहा था कि ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से हम ब्लड पिल की मैडनेस को कम कर सकते हैं, वो भी उसकी स्ट्रेंथ को बिना कोई घटाए। जिसके बाद मुयुन कहता है हार्ट आइज ग्राफ। जिसके बाद वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, खुश होने लगता है और इतने सवाल सुनने के बाद मुयुन भी यहाँ पे सोचने लगता है काश मैं किसी तरह से इस मोबेन का मुंह बंद करवा पाता क्योंकि मुयुन सुबह से उसके आंसर देख के काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर मोबेन और प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं सभी मू फैमिली के एल्डर और मू फैमिली के चेयरमैन खुद वहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए आए थे और वो उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुयुन को देखते हैं जिससे अपने पास के बारे में याद आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसे किस तरह से धोखा देकर मारा गया। जहाँ पर मुयुन वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है। जिसके बाद मुयुन सोचने लगता है इलिज़री किंग उसने मेरे साथ भी काम किया था, लेकिन अब जब भगवान ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है मैं जरूर उससे अपना बदला लूंगा और उसे मार दूंगा और इस पूरी दुनिया को मैं हिला के रख दूंगा। तभी मुयुन अभी अपने पास्ट के बारे में सोच ही रहा होता है तभी मुयुन के फादर अंदर आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद मुयुन भी उन्हें ग्रीट करता है। तभी उसी मुद्दे की बात पर आते हुए कहने लगते हैं मुझे सालों से शर्म आती रही है कि मैं तुम्हारा पिता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम किन फैमिली के साथ इस मैरिज के लिए राजी हो जाओगे। जिसके बाद मुयुन उनसे कहता है लेकिन क्यों। जिसके बाद मास्टर मू उसे असली सच्चाई बताने लगते हैं कि रॉयल फैमिली और ताई फैमिली एक साथ वर्क कर रही है। जिसके बाद मू और किन फैमिली पर इस बेनियन सिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है हमारी फैमिली से एल्डर कितने ज्यादा एरोगेंट है, इसीलिए हम किन फैमिली के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि हम उनके प्रेशर को थोड़ा कम कर सके और उन्हें फेस कर सके। जिसके बाद मुयुन अपना पास सोचने लगता है जहाँ पर अपने फादर के सामने खड़ा होता है। तभी मुयुन के फादर उससे कहने लगते हैं यूनियन तुम हमेशा ही मुझे ट्रबल देते रहते हो लेकिन मैं हमेशा ही पेशेंट रहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि मैं इस फैमिली का हेड भी हूँ। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में सीन होता है और मास्टर मू कहने लगता है अब मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे वादा कर सकते हो और उस समय भी अगर तुम्हें शादी पसंद ना हो तुम कैंसिल कर सकते हो। जिसके बाद मुयुन भी शादी के लिए मान जाता है और कहने लगता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उसके बाद वो कहने लगता है एक पिता के तौर पर मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कहो तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिसके बाद मुयुन कहने लगता है एक दानलू फंस, एक फर्नेस, 10 सीजन फ्लावर, 10 लोकिना फ्लावर स्टॉल और 10 बिलो ग्रास, मुझे ये आज रात अकेले चाहिए। जिसको सुनने के बाद मास्टर मू भी हैरान होते हैं। जिसके बाद मुयुन उनसे कहने लगता है क्या ये इतने ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं नहीं नहीं ये मेरे लिए इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे भी हमारी मू फैमिली के पास कभी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की कमी नहीं रही है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मुयुन भी वहाँ पर सोचने लगता है जब तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जो मेरे ऊपर प्रेशर है वो कभी भी प्रेशर नहीं रहेगा। मुयुन ये सोचने लगता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयुन उस फर्नेस के आगे ही बैठा था। ऐसा लग रहा है कि मुयुन एक मेडिसिन को तैयार कर रहा है। हम देखते हैं मुयुन उस फर्नेस के आगे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अभी के स्टेज पर मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं दे सकता, बस मैं बॉडी को कूल रखने पे ही रिलाई कर सकता हूँ। तभी मुयुन सबसे पहले उस मेडिसिन को बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उस पोट में डालने लगता है। सबसे पहले फर्नेस में सीडिंग ग्रास को डालता है। जिसके बाद मुयुन उसमें बेयन ग्रास डालता है और हम यहाँ पर मुयुन को तपते हुए साफ साफ देख पा रहे होते हैं। उसके माथे से भी पसीना छूट रहा होता है। लास्ट में मुयुन बिलियन ग्रास उसमें डाल देता है। तभी मुयुन उस फ्लेम को और ज्यादा तेज करने लगता है। तभी मुयुन सोचने लगता है जो स्ट्रेंथ होती है वो सीजन ग्रास में सिमुलेट हो जाती है ब्लड के साथ, बेवन फ्लावर के साथ स्ट्रॉन्ग टफनेस होती है और बिल्लो ग्रास की टफ लिटिल ब्लेंड होती है। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि ये सीजन ग्रास और बेयन फ्लावर के बीच सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, उसको मैक्सिमाइज कर सकती है उसके इफेक्ट को। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद मुयुन फाइनली उस मेडिसिन को बना लेता है और उसको देखते हुए सोचने लगता है अभी मेरी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है, जिस कारण मैं अपने 10th वर्किंग को फिक्स नहीं कर सकता। जिसके बाद मुइन उस मेडिसिन को खाने के बाद सोचने लगता है कि शायद इसे कम से कम मैं फिजिकल कूलिंग बॉडी लेवल तक तो पहुंच ही जाऊं। तभी एक मेडिसिन खाने के बाद मुइन को कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता, तो वो दूसरी मेडिसिन को भी खा लेता है। जिसके बाद मुइन वहीं पर एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए उठ जाता है और उसको प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम मुइन को देखते हैं जो भी अभी भी उस फर्नेस के आगे कल्टीवेशन के लिए बैठ रहा होता है। तभी मुइन कहता है मैंने आखिरकार 4 हार्डवेयर को डिफाइन कर ही लिया। तभी मुइन सोचने लगता है अब आखिरकार मैं वोन रिलम के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाया। तभी मुइन अपनी पावर को चेक करने लगता है और कहने लगता है हाँ मेरी पावर सच में बड़ी है और ये एवरेज प्रैक्टिशनर से काफी ज्यादा है जो कि वोन रिलम में होते हैं, और ये पूरे 30% उनसे ज्यादा। तभी मुइन सोच रहा होता है कि अब तो वो ओल्ड न्यू को आसानी से देख लेगा और वहीं पे उठने लगता है। तभी उसको एक झटका लगता है और मुइन को अपनी सोल पावर के अंदर जूसेंस रोल दिखाई देता है। जिसके बाद हमें जूसेंस ग्लो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा लोगों के बीच गिरी हुई थी। तभी उससे एक पावर रिलीज होती है और सभी प्रैक्टिशनर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद मुइन की भी आंखें खुल जाती है। तभी मुइन सोचने लगता है कि मैं इस बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूँ और मैं इसी जगह पे कैसे उठा। मुझे पक्का यकीन है कि जूसेंस क्रोल का इसके साथ कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूर है। तभी मुइन सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ। तभी जूसेंस क्रोल से एक पावर रिलीज होती है और मुइन उससे तड़पने लगता है। तभी मुइन सोचने लगता है कि ये पावर मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब वापस ओवरकम कर सकता हूँ। जिसके बाद मुइन जूसेंस क्रोल की एनर्जी को अपने अंदर सोचने लगता है और कहने लगता है कि फेयर किंग के पावर के सामने ये पेन तो कुछ भी नहीं है, और मुइन उस दर्द को सहने लगता है। तभी मुइन अपने हाथ को भी नीचे पटकता है। तभी हम देखते हैं कि मुइन को उस चीज से काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। तभी वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल होती है। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर लेटा था। तभी मुइन को फिर से एक झटका लगता है और उसके बाद मुइन उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी उठते ही सबसे पहले मुइन काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अब मेरी ताकत पहले से पूरा 4 गुना बढ़ चुकी है। और हम देख सकते हैं कि जूसेंस क्रोल ने मुइन की पावर एक ही बारी में 4 गुना सीधा बढ़ा दी है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है मुइन तुम बाहर निकलो, और एक आदमी वहाँ पर आता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और मुइन के सामने आगे बढ़ने लगता है। तभी मुइन को उस इंसान को देखते हुए पुराने मुइन का पास्ट याद आता है जहाँ पर ये इंसान मुइन को मार रहा होता है। तभी मुइन उस इंसान को सोचते हुए कहने लगता है मु युआन, और ये सेकंड एल्डर मु फेंग फैंकिंग का बेटा है। तभी मु युआन सीधा आगे आता है और मुइन को उसके कॉलर से उठा देता है और मुइन को गंदी गंदी गाली देते हुए कहने लगता है मुइन तुम कमजोर कुत्ते कमीने हरामजादे। जिसके बाद मुइन उसको देखते हुए सोचने लगता है दुर्भाग्य से एक ऐसा आदमी जो कि टैलेंटेड है और साथ में फ्लैश स्टेज के 5 नंबर है, वो ऐसी घटिया चीजें कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी मु युआन मुइन को उठाते हुए कहने लगता है तुम 1 नंबर के घटिया इंसान हो, तुमने क्या किया, प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और अब इस चीज के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी जान से मार दूंगा। हम मु युआन को देखते हैं जो मुइन को कहने लगता है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से तुमने बेटर को मारा, तुम्हारी गलती की वजह से ही मेरे फादर को कल सबके सामने झुकना पड़ा, तुम ट्रैश हो, तुम अब मेरी बात सुनो, अब तुम मारे जाओगे और अब तुम जल्दी से जाओगे और मेरे फादर से झुककर अपने घुटनों के ऊपर बैठकर माफी मांगोगे और तुम उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाओगे और वो अपने ऑर्डर को वापस लेने को उनको कहोगे। तभी मुइन उससे कहता है घुटनों पर बैठ जा, बिल्कुल भी नहीं। तभी ये गुस्से से मुइन को पीछे ढकलते हुए कहने लगता है अच्छा तो अब तुम बचपन की तरह खुद पर फिर से पावर इस्तेमाल करवाना चाहते हो, मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा फिर से। तभी मुइन को गुस्सा आने लगता है। तभी हमें पिछले मुइन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो शांति से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक उस पर हमला आता है। तभी वहाँ से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। तभी एक बच्चा मुइन को कहने लगता है तुम सिर्फ ट्रैश हो, तुम सिर्फ छुपना जानते हो, और दूसरा बच्चा मुइन के ऊपर छाती पर पैर रख देता है। तभी वो मुइन से कहता है जल्दी अपने घुटनों पर बैठो और भोंकते रहो, कुत्ते की तरह तब तक भोंको जब तक हमें शांति नहीं मिल जाती, और मुइन उस पास से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ये वाला मुइन पिछले मुइन की बॉडी से कहने लगता है मुझे पता है तुमने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करने दूंगा। तभी मु युआन कहने लगता है तुमने एक बारी नहीं सुना, अपने घुटनों पर आ, वरना मैं ये बात फिर से नहीं दोहराऊंगा, और जैसे मैं तुम्हें बचपन में मारा करता था अभी तुम्हें फिर से वैसे ही मारूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। तभी मु युआन अपने मन में सोचने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ये मिस्टर मू के कितना ही ज्यादा करीब हो, जब तक मैं इसे पीछे से धमकाता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जब मास्टर मू भी देखेंगे ये एक यूजलेस ट्रैश है तो वो इसकी मदद खुद नहीं करेंगे, बस ये एक बारी ऐसा करे जैसा मैं इसे करने के लिए कह रहा हूँ। तभी मुइन उससे कहने लगता है ट्रैश ट्रैश तुम हो, और जो मेरे सामने झुकने वाला है वो मैं नहीं वो तुम हो गए, और अपने घुटने पर बैठ जाओ। जिसके बाद मु युआन भी मुइन पर हंसने लगता है मुइन तुम एक ट्रैश हो और तुम्हें लगता है तुम मिस्टर मू के क्लोज हो तो तुम कुछ भी कर पाओगे, अब मैं तुम्हें अपने घुटनों पर झुका के रहूंगा। और तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मुइन के तरफ बढ़ जाता है। तभी मुइन को उसकी सारी मूवमेंट स्लो मोशन में दिखती है। तभी मुइन कहता है सिर्फ रोशन रेलम का लेवल 4 और ये टोंगबे फीस्ट, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ट्रैश कौन है। तभी मुइन भी अपने जे ड्रैगन फीस्ट का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उन दोनों की फीस्ट एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी शॉक वेव पैदा होती है। जिसके बाद वहाँ पर सारा सामान तितर बितर होने लगता है। तभी मु युआन की फीस्ट भी टूट जाती है। जिसके बाद वो शॉक वेव से पीछे जाकर गिरता है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तभी मुइन भी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर मु युआन अपने हाथ को पकड़ के वहाँ पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी मुइन कहता है अब बताओ ट्रैश कौन। जिसके बाद मु युआन को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मुइन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो कहने लगता है नामुमकिन, तुम इतने ज्यादा ताकतवर
डेस्ट्रॉयर कैसे हो सकते हो। तभी मोइन उससे कहता है जी डेस्ट्रॉयर ब्लो मेथड है जो बॉडी को कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जानते हो इससे प्रैक्टिशनर की एक्सप्लोसिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी मु युआन भी दर्द में चिल्लाने लगता है। तभी मोइन कहता है और ये जनरल प्रैक्टिशनर से हमेशा 2 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तभी मु युआन उठ जाता है और कहने लगता है तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो, ये सिर्फ बकवास है, तुम एक ट्रैश। जिसके बाद मोइन उसको एक लात मारता है और कहने लगता है अभी भी तुम भोगने की कोशिश कर रही हो। तभी मु युआन वहीं पर गिर जाता है और वो कहने लगता है कि सिर्फ तुम सही सपना देख रहे हो। जिसके बाद मोइन आगे आता है और उसके हाथ को उठा देता है और कहने लगता है ठीक है, तुम इस बात पे भरोसा करो या ना करो, अगर मैंने तुम्हारी इस फिंगर को दबाया तो तुम अपने बाजू को जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो क्या मैं दबाऊं। जिसके बाद मु युआन डरने लगता है और कहने लगता है नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मोइन उससे कहता है ठीक है, तो तुम कुत्ते की तरह भोगो और याद रखना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। तभी वो कहता है ठीक है मैं भोगता हूँ और वो कुत्ते की तरह वहाँ पर भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आ जाते हैं जो अपने बेटे की हालत देखी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी मु युआन भी उनके पास चले जाते हैं। तभी सेकंड एल्डर गुस्से से मुयुन से कहता है मुयुन तुम बेवकूफ, तुम क्या कर रही हो। तभी मुयुन कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हम गेम्स खेल रहे, जैसा हम बचपन में नहीं खेला करते थे जब हम छोटे थे वैसे ही। जिसके बाद सेकंड एल्डर गुस्से से मुयुन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी ये नाटक करने की, जबकि तुम अपनी फैमिली के ही एक बच्चे पर हमला करते हो और तुमने मेरे बच्चे को भोंकने के लिए मजबूर कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद मुयुन कहने लगता है सेकंड एल्डर इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे याद है जब मैं 9 साल का था तो मु युआन भी यही करता था और मुझे इसी तरह से ट्रीट किया करता था, तब तो आपने कभी भी ये बात नहीं कही, और जब मैंने डैड को इस बारे में बताया तो आपने कहा ये तो सिर्फ बच्चों का एक हिंट है। जिसके बाद सेकंड एल्डर के पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता और वो कहने लगता है हाँ तो तुम उस समय सच में बच्चे थे। जिसके बाद मुइन कहने लगता है अच्छा तो सच में। तभी मुइन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तो उस समय का याद करो जब मैं 12 साल का था, मु युआन ने मुझे किस तरह से डराया था, और जब मैं 15 साल का था मु युआन ने मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था और मुझ पर तीरंदाजी की प्रैक्टिस किया करता था, और क्या ये वही खेल है जो बच्चे खेला करते हैं। जिसके बाद सेकंड एल्डर गुस्से से कहता है बहुत हुआ, वैसे भी मु युआन तुम्हारा भाई है। जिसके बाद मुइन कहता है मेरा भाई ऐसा कारवाई नहीं हो सकता, और अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट किया करते थे अब मैं उस तरह से तुम्हें ट्रीट किया कर रहा हूँ। तभी सेकंड एल्डर कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मिस्टर मो के करीब हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा तुम्हें गलत लगता है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर मू फैमिली के हेड आ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेयरमैन को देखते हैं जो गुस्से से सेकंड एल्डर से कहते हैं सेकंड एल्डर मैं आपको देख रहा हूँ आप धीरे धीरे घमंडी होते जा रहे हो। मुयुन और मु युआन दोनों ही इस फैमिली के चिल्ड्रन है और जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो उसमें एक का चोटिल हो जाना तो नॉर्मल है, लेकिन आप सच में जूनियर को मानना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप ये बात भूल रहे हो कि जूनियर मेरा बेटा है। मु लिनचेन जो आज हुआ वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन चेयरमैन उसे वहीं पर टोक देते हैं और कहते हैं सेकंड एल्डर आपने नहीं सुना मैंने आपसे क्या कहा। जिसके बाद चेयरमैन कहने लगते हैं आज जो कुछ भी हुआ सच में नॉनसेंस था, मैंने इस बारे में जांच कराई और मुझे पता लगा आज सारी गलती मु शैन की थी और आज मैं उसे इस फैमिली से ही निकाल देता हूँ। जिसके बाद मु शिन वहीं पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी मुइन भी उसको देखते हुए सोचने लगता है इसने सालों से अपनी आइडेंटिटी पर गर्व किया है तुम्हारे सर्वेंट के तौर पर, वरना उपलब्ध करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन जब अब इसको मु फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे चिंता है कि इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। तभी चेयरमैन मुइन से कहता है मुइन तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर किन फैमिली के एल्डर आए हैं जो मिस क्वीन को अपने साथ लाए हैं। तभी मुइन कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी चेयरमैन कहते हैं नहीं कुछ नहीं चलेगा, तुम जल्दी मेरे पीछे आओ। तभी मुइन और चेयरमैन दोनों हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चेयरमैन रास्ते में रुकते हुए मुइन से कहते हैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी पहले से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तुम बेवकूफ लड़के तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद मुइन कहने लगता है मुझे नहीं लगा था मैं आपके द्वारा इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। जिसके बाद चेयरमैन कहने लगता है मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा तुमने ये कैसा किया, क्योंकि अब तुम शादी के लिए तैयार हो चुके हो, तो मैं आशा करता हूँ तुम अपने वादा को पूरा करोगे। जिसके बाद तो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चेयरमैन मुइन से कहने लगते हैं तुम्हें अब ये बात भी जान लेनी चाहिए तुम्हारी किन मेंगे से शादी क्यों हो रही है। असल में किन मेंगे को एक अजीब सी बीमारी है, बहुत सारे अल्केमिस्ट ने कोशिश की लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए और जिस वजह से वो 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। लेकिन अब जब तुम मिस्टर मो को जानते हो इसीलिए एल्डर किंग इस बारी यहाँ पर आए हैं और मुझे आशा है कि तुम मिस्टर मो से किन मेंगे के बारे में बात करोगे और उन्हें उसका चेकअप करने के लिए मनवा लोगे। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है अच्छा तो ये बात है, इसमें कोई हैरानी नहीं है किन फैमिली ने मुझे ही क्यों चुना। जिसके बाद मुइन आगे बढ़ते हुए चेयरमैन से कहता है फादर मेरे मिस्टर मो के साथ गहरे संबंध नहीं है और वैसे भी वो बूढ़ा आदमी सच में काफी ज्यादा परेशान करता है। तभी चेयरमैन वहीं पर रुकर मुइन को डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि वो कितने बड़े मास्टर हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो चेयरमैन से कहने लगता है प्रिंसिपल लू और मिस्टर मो मिलना चाहते हैं, दरअसल उनके पास कुछ सवाल है जो कि वो यंग मास्टर यून से पूछना चाहते हैं। जिसके बाद मुइन कहता है डैड देखा मैंने कहा था ना वो बूढ़ा आदमी सच में परेशान करने वाला है। तभी वो सभी वापस हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद सभी को हॉल में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी चेयरमैन कहता है मिस्टर मो और प्रिंसिपल लू आप यहाँ पर फिर से आए, ये हमारा सौभाग्य है। तभी मिस्टर मो कहता है ये बूढ़ा आदमी तो सिर्फ मुइन ब्रदर से मिलने आया है
मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मुझे ये चीज पता नहीं थी कि यहाँ पे आपके कुछ ऑनर्ड गेस्ट भी आए हैं, तो मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा। तभी वहाँ पे किन फैमिली के हेड उठ जाते हैं, जो कहने लगते हैं, मिस्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। योनियर बचपन से एक अजीब सी ठंडी बीमारी से जूझ रही है, और जब भी एक फुल मून की नाइट होती है उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है और हम उसे सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत सारे एल्केमिस्ट ने यह दावा किया है कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी, और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मू मेरी मदद करे। तभी मुइन भी किन मेंग्यू को देखने लगता है। तभी मास्टर मू भी कुछ सोचते हैं और कहने लगते हैं, क्योंकि वो मेरे मुइन ब्रदर की फियांसे है तो ये बूढ़ा आदमी अपनी पूरी कोशिश करेगा, और आज मैं ब्रदर मू से मिलने आया था। अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? लिटिल किन जल्दी मुझे उसको देखने दो। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर जल्दी आओ, मिस्टर मू तुम्हें देखना चाहते हैं। जिसके बाद मिस्टर मू किन मेंग्यू को चेक करने लगते हैं। तभी मुइन भी मिस्टर मू को देखते हुए सोचने लगता है, ये प्योर एलिमेंट को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि पहले से ही फिजिकल बॉडी रिलम के 10वें लेवल को पार कर चुका है। तभी एल्डर किन मिस्टर मू से पूछने लगते हैं। तभी मिस्टर मू कहते हैं, नहीं ये बूढ़ा आदमी असहाय है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को इसके पेट के आसपास कहीं पर ये कोल्ड है, और मैंने इसको अपने ओरिजिनल एलिमेंट के साथ भी फ्रोजन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब सी बीमारी नहीं मिल पाई। जिसके बाद एल्डर किंग भी वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मिस्टर मू भी इस बीमारी को नहीं ठीक कर पाए, मुझे नहीं लगता योनियर 20 साल से ज्यादा जी पाएगी। जिसके बाद मास्टर मू कहते हैं, मतलब मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ब्रदर मू कर सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद मुइन के मुंह से चाय भी वहीं पर गिर जाती है। तभी मुइन सोचने लगता है, ये बूढ़ा आदमी सच में मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, हमेशा मुझ पे कुछ ना कुछ बर्डन देता रहेगा। जिसके बाद सभी मुइन को देखने लगते हैं। तभी मास्टर मू आगे कहते हैं, ब्रदर मू सच में एल्केमी में जीनियस है, मैंने ऐसा जीनियस सालों से नहीं देखा। मतलब जीनियस नहीं, ये महा जीनियस है। इस बूढ़े आदमी के पास भी सालों का अनुभव है, लेकिन वो मिस्टर मुइन के 10% नॉलेज के बराबर भी नहीं है। मिस लिटिल किन, मेरे पास इस अजीब सी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुइन ब्रदर के पास इसका इलाज जरूर होगा। ब्रदर को देखते जो कहने लगते हैं, मिस्टर मू आप पूरे एम्पायर के सबसे ताकतवर अल्केमिस्ट हो, और मुझे आपकी अल्केमिस्ट मेथड पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब आप मिस किन को ठीक नहीं कर पाए तो इस मुइन को तो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद चेयरमैन भी मुइन की तरफ देखने लगते हैं। तभी मुइन कहता है, फादर मेरे पास कुछ रास्ते तो है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो काम करेंगे। जिसके बाद एल्डर किन भी मुइन के आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहने लगते हैं, तो प्लीज यंग मास्टर मू मेंग्या को देखिए। तभी मुइन किंग मेंग्यू के पास चले जाता है और उसकी नफ को चेक करने लगता है और उसकी तरफ देखता है। तभी मुइन उसकी नफ को चेक करता है। तभी यूसुफ स्कूल में हलचल होती है और वहाँ से एक आइस फोनी बाहर निकलती है। तभी इसको देखने के बाद मुइन के भी होश उड़ जाते हैं। जिसको देखने के बाद मुइन भी कहने लगता है, द आइस फोनिक सोल। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि किंग मेंग्यू पूरे साल भर ठंडी रहती है। वैनगेनरिलो में भी ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो अपनी बॉडी के अंदर आइस फोनिक सोल को होल्ड करके रख सकता है। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, ये बहुत हैरानी की बात है कि किंग मेंग्यू इसे इतने सालों तक दबा पाई, जबकि ये सिर्फ योन यांग पर है, और इस पे यकीन करना तो सच में मुश्किल है। तभी एल्डर किंग भी मुइन से पूछने लगते हैं। तभी मुइन कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद एल्डर किंग भी खुश हो जाते हैं। तभी मुइन कहता है, मुझे आप सिर्फ आधा महीने से कम का समय दीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं किन मेंग्यू को ठीक कर दूंगा, और उसके अलावा मैं आपकी किन फैमिली को एक जीनियस दूंगा। तभी मुइन सोचने लगता है, आइस फोनिक सी, ये सिर्फ हजारों सालों में एक बारी कोई ऐसा पैदा होता है, और किन मेंग्यू की तो किस्मत ने ही एक फेमस इंसान होने के लिए पैदा किया है, और फ्यूचर में किन मेंग्यू का नाम पूरे कैरियन कंटिनेंट पे होगा। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। जिसके बाद एल्डर किंग कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स कितने ही ज्यादा महंगे हो, चाहे मुझे पूरी किन फैमिली को बेच देना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उन इंग्रेडिएंट्स को लाऊं। तभी मुइन कहता है, जो हर्ष मुझे चाहिए वो है ब्यू स्प्रिट फ्रूट, जेड ग्रास, लियू रूट और 4 तरह के ब्लड फ्लावर, और यही सब मेन हर्ब्स है, बाकी के लिए मैं अल्टरनेटिव बेस ढूंढ लूंगा। तभी मुइन एल्डर किंग से कहता है, क्या कुछ गलत है, आप इन चारों आग को नहीं ढूंढ पाओगे। जिसके बाद मास्टर किंग कहने लगते हैं, नहीं नहीं इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मैं आपको कल तक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आज ही दे दूंगा। और तभी वो वहाँ से भागते हुए हर्ब्स लेने के लिए चले जाते हैं। तभी मुइन उन्हें देखते हुए कहता है, इतनी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर मू मुइन के पास आते हैं और कहने लगते हैं, ब्रदर मू आपको लगता है कि इसे ये अजीब सी बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि जो आपने हर्ब्स मंगाई ये सच में काफी ज्यादा नॉर्मल है। जिसके बाद मुइन उनसे पूछने लगता है, क्या बात है। तभी मुइन उनसे कहते हैं, क्या सच में ये क्वीन मेंग्यू के कोल्ड पॉइजन को ठीक कर सकती है ये वाली हर्ब। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है। तभी सेकंड एल्डर कहने लगता है, मैं देखना चाहता हूँ ये मुइन, ये लड़का क्या करता है। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो दरवाजा बंद करने वाला होता है। तभी मास्टर मू कहता है, ब्रदर मू मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसका इलाज किस तरह से करते हो, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। लेकिन मुइन उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। तभी हमें मुइन और किन मेंग्यू को दिखाया जाता है। तभी मुइन एक टब में इंग्रेडिएंट्स को डालता है। तभी किन मेंग्यू सोचने लगती है, मैंने सोचा था वो 4 मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मुझे ठीक कर देंगे, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक डर बात लेना होगा, क्या ये सच में काम करेगा। तभी मुइन किन मेंग्यू को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। तभी किन मेंग्यू उठते हुए मुइन से कहने लगती है, क्या तुम बाहर जा सकते हो। तभी मुइन उससे कहता है, नहीं नहीं मुझे तुम्हें देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर पेशेंट तुम हो तो तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं तुमसे कहता, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। तभी किन मेंग्यू भी चिढ़ते हुए अपना मास्क निकालकर उस टब के अंदर बैठ जाते। तभी वो मुइन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्या देख रहे हो। तभी मुइन कहता है, कुछ नहीं, तुम सच में काफी
काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा सच में खूबसूरत है और तुम इसे रोज अपने मास्क से ढक के रखती हो, सच में ये बर्बादी है। तभी किन मैंगी मुइन से कहती है तुम क्या कर रही हो? तभी मुइन कहता है क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको ठीक कर रहा हूँ। तभी मुइन उससे कहता है तुम इसे ध्यान से सोचो, तुम इस वाटर बैरल में बैठी लेकिन तुम्हें ये थोड़ा भी रियलाइज नहीं हो रहा कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी वो भी ये चीज सुनकर हैरान हो जाती है। तभी मुइन कहता है ठीक है, अब मैं इसमें बाकी की मेडिसिन मिला रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा भी गर्म महसूस हो तो मुझे बताना। तभी मुइन एक एक करके उसमें सारी मेडिसिन डालने लगता है। बाहर हमें मिस्टर मो और एल्डर किन को भी दिखाया जाता है। एल्डर किन बाहर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी किन मैंगी कहती है रुको। तभी मुइन कहता है अब से जिस तरह से तुम्हें फुल मून के नाइट को लगता है उसी तरह से तुम्हें अभी महसूस होगा, और जब फुल मून की नाइट आएगी तब तुम्हारी बॉडी में पॉइजन पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम प्योर युआन रेसिडेंस को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगी। तभी किन मैंगी भी सोचने लगती है जो मेरी बॉडी में ठंडक है वो फुल मून की नाइट सबसे ज्यादा होती है। ये बात तो ग्रैंडपा को भी पता नहीं है, तो ये बात इसको किस तरह से पता है? तभी मुइन कहता है बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें उस जगह जहाँ पे तुम्हें बॉडी महसूस होता है तुम्हें उस जगह फील करना है और उसको अपनी डेंटियान की तरह स्प्रेड करने की कोशिश करनी है और उसको अपने प्योर युआन की मदद से ब्लेंड कराने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये प्रोसेस तुम्हें थोड़ी सी पेन दे लेकिन इसके बाद तुम्हारा कोड पॉइजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा और तुम्हारा 20 साल तक जीने का श्राप वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तभी किन मैंगी भी मुइन को देखते हुए सोचने लगती है ये मुइन पूरी तरह से अलग है जिसके बारे में हमने बैंगन्यू सिटी में र्यूमर सुने थे। तभी जैसा मुइन ने कहा था किन मैंगी ठीक वैसा ही करने लगती है। तभी उसकी बॉडी से कोड पूरी तरह फैलने लगता है और वो बैरल भी वहां तक जमने लगता है। तभी किन मैंगी की भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बर्फ के पहाड़ पे रख दिया हो। तभी मुइन कहता है आइसफोनिक सोल का काउंटर अटैक अब शुरू हो गया है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट या लेफ्ट में दिख रहा होगा, और या तो आप सुप्रीम गॉड एम्परर की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी सुप्रीम गॉड एम्परर लेटेस्ट एपिसोड तक मैंने अपलोड कर दी है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।